हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है शिक्षक कंपटीशन चैनल पर। और यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए यूजीसी नेट हिंदी कहानी जो कि यूनिट 7 है, उसमें आज हम धुलाई वाली पढ़ने वाले हैं। और ये कोर्स आपका पेड कोर्स में भी उपलब्ध है और उसको हम जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी तक थोड़ा सा मैं अ, मतलब अकेली थी, इतना सारा काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं मेरे साथ असिस्टेंट हैं। तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपका सिलेबस है कंप्लीट करवा दूँगी। 1 महीने से 1 महीने में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरे सितंबर में और अक्टूबर-नवंबर में। मतलब अक्टूबर में हम इसे अ, यानी कि मिड अक्टूबर तक, ठीक है? आधे अक्टूबर तक तो पूरा करने की, क्योंकि 1 से डेढ़ महीना लगेगा। और उपन्यास हम सारे कर चुके हैं पेड कोर्स में और ₹999 में अभी ये केवल और केवल ₹999 में उपलब्ध है। अगर आप लेना चाहें तो इस कोर्स से ज़रूर जुड़ सकते हैं, ठीक है? पहले ही मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि बाद में शायद ना बता पाऊँ, ठीक है? तो यहाँ पर एक बार आपको पूरी वीडियो देख लेनी है। अगर आपको समझ में आता है तो आप यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है? केवल ₹999 और यहाँ पर आपको पीवाईक्यू वगैरह भी सब कंप्लीट करवाया जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन भी करवाए जाएँगे, ठीक है? एक बार जाके आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो यूनिट 7 में आज हम पढ़ेंगे धुलाई वाली बंग महिला के विषय में। सबसे पहले इसकी जो लेखिका हैं बंग महिला, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। बंग महिला का जन्म 1882 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, ठीक है? बंग महिला बंग महिला यानी कि इनका जो मूल नाम था वो था राजेंद्र बाला घोष। और इनका जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में। 1904 से 1917 तक इन्होंने लेखन कार्य किया था। इनके माता-पिता का नाम था नीरद वासिनी घोष और राम प्रसन्न घोष। पति इनके चंद्रदेव थे और इनकी निधन हुआ था इनका 24 फरवरी 1949 को मिर्जापुर के अंदर। उपनाम है इनका रानी चारूबाला बंग महिला। हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है? हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय जो लड़कियाँ या महिलाएँ थी, उनको लेखन कार्य करना या फिर उनको पढ़ना-लिखना आप जानते हैं अनुमति नहीं थी, अंग्रेज़ों का शासन था। तो छापामार लेखिका मतलब चोरी-छुपे ये है जो लेखन का और पढ़ने का काम करती थी, ठीक है? तो कृति परिचय हमारा कौन-सा है? कृति परिचय इनके देख लेते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में आई थी, है ना? इस कहानी को हम पढ़ चुके हैं। और कुंभ में छोटी बहू दुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भाई-बहन 1908 ईस्वी, दलिया 1909 ईस्वी और हृदय परीक्षा 1915 ईस्वी। ये वो अलग से कहानियाँ हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं दुलाई वाली, तो दुलाई वाली को देखेंगे। इस दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था, ठीक है? चंद्रदेव से मेरी बात है जो कहानी हम पढ़ चुके हैं इनकी, उसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में सरस्वती में ही हुआ था, ठीक है? ये भी ध्यान रखना है। दुलाई वाली एक चुहल बोध की कहानी है। ये जो कहानी है एक चहल बोध की कहानी है। पर्दा प्रथा की विसंगति पर ये आधारित है, ठीक है? पर्दा प्रथा आप जानते हैं, पर्दा प्रथा हमारे देश में चलता ही है, ठीक है? पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। इसके पात्र कौन-कौन है? तो सबसे पहले पात्र का नाम आता है नवल किशोर, जो कि दुलाई वाली के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? मतलब प्रसिद्ध क्यों हुआ है? वंशीधर के घनिष्ठ मित्र और ममेरे भाई भी हैं, विनोद प्रिय हैं, खूब हँसी मज़ाक करने वाले हैं। ठीक है? जो नवल किशोर हैं, इनको दुलाई वाली का नाम दिया गया है। दुलाई वाली आगे हम देखेंगे इसके बारे में क्यों दिया गया है। और वंशीधर के घनिष्ठ मित्र और ममेरे भाई भी हैं, ठीक है? कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे और वंशीधर को तार भेज दिया था कि उन्हें ट्रेन में मिलें। कट्टर स्वदेशी थे, अपने स्वदेश की जो चीज़ें हैं, उन पर ये क्या करते थे? बल देते थे उनके प्रयोग करने पर। वंशीधर कौन था जिनको इन्होंने पत्र लिखा था? तो ये इलाहाबादी हैं, नवल किशोर के मित्र हैं और नवल किशोर के अगाध स्नेह, यानी कि नवल किशोर इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और इनके ममेरे भाई यानी कि मामा फूफी के भाई-भाई थे ये ध्यान रखना है, ठीक है? जानकी देई की अगर बात करें तो ये पत्नी थी और ये पत्नी किसकी थी? नवल किशोर की पत्नी थी, ठीक है? अ, 1 मिनट अभी हमने ऊपर देखा है ना नवल किशोर, ठीक है? जानकी देई कौन है? पत्नी है। जानकी को नवल किशोर का हँसी-मज़ाक बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है? अब जानकी देई इनकी पत्नी थी और उनको नवल किशोर का हँसी-मज़ाक करना पसंद नहीं था।
हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था, लेकिन पारंपरिक भारतीय नारी थी। ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार इनमें विद्यमान थे। जब अपने पति के साथ ये विदा होकर के आई थी, तो क्या था इनके अंदर, मतलब रोने, लड़कियां रोती है ना जब अपनी ससुराल से जाती हैं। आजकल तो ये लड़कियों का ये चलन भी खत्म हो गया है ना। रहे है लेकिन गाँव तक ही सीमित है, शहरों में तो ऐसा होता ही नहीं है ना। बाकी पढ़ी लिखी लड़कियां तो रोती नहीं है। खैर, ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार इनमें विद्यमान थे। सीता, सीता कौन है? जानकी देई की बहन है, वाले घर की स्त्री थी और नवल की पत्नी थी। ये कौन थी? नवल की पत्नी थी, भले घर की स्त्री है, जानकी देई की बड़ी बहन है ये सीता। ये ध्यान रखना है। और ये जो जानकी देई है ना, वो वंशीधर की पत्नी है। किसकी है? जानकी देई वंशीधर की पत्नी है। और इसको नवल का हंसी मजाक करना पसंद नहीं था, क्योंकि वो वंशीधर का उसका दोस्त था। ठीक है। कहानी में राजघाट से मुगल सराय पहुंचना और प्लेटफार्म पर ममेरे भाई व मित्र नवल से मिलना। ठीक है। ये कहा था कहानी में क्या दिखाया गया है, इस कहानी का जो विषय है वो क्या है? तो इस कहानी में राजघाट से मुगल सराय पहुंचना और प्लेटफार्म पर ममेरे भाई और मित्र नवल से मिलना। वही ममेरे भाई है और वही मित्र है। ठीक है। मिर्जापुर में पूड़ी और मिठाई खाना, स्वदेशी आंदोलन की सांकेतिक अभिव्यक्ति इसमें की गई है। कहानी में किन किन स्थानों के नाम अंकित किए गए हैं? तो दशा अश्वमेध घाट। ठीक है। दशा अश्वमेध घाट का जिक्र इसमें हुआ है। गोदौलिया यानी कि बनारस। ठीक है। गोदौलिया जो घाट है, गोदौलिया स्थान है बनारस में। और ये कोलकाता। ठीक है। कोलकाता, गोदौलिया, कोलकाता, मुगल सराय, इलाहाबाद, प्रयाग। ठीक है। प्रयाग। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इसके बारे में, विद्वानों के कथन देख लेते हैं। हजारी प्रसाद ने कहा है कि 1907 में बंग महिला की कहानी प्रकाशित हुई, जिसमें एक छोटी सी घटना को लेकर सामान्य मनुष्यता को प्रभावित करने योग्य यथार्थवादी चित्रण था। ठीक है। इसमें कहानी तो मतलब एक सामान्य सी घटना थी, लेकिन उसमें वंशीधर है, दोनों मित्र हैं और आपस में मिलते हैं। वो अपनी पत्नी को लिवा करके लाता है ना। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो स्वदेशी पर बल इसमें दिया गया है। ठीक है। तो ये यथार्थवादी चित्रण था इसमें। शुक्ल जी कहते हैं कि दुलाई वाली मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान होने के कारण उल्लेखनीय है। ठीक है। जो दुलाई वाली कहानी है, ये मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान होने के कारण उल्लेखनीय है। गोपाल राय कहते हैं कि इनकी तीसरी कहानी मध्य वर्ग के आत्मीय संबंधों को चित्रित करने वाली रोचक कहानी है। ठीक है। ये गोपाल राय कहते हैं इनकी तीसरी कहानी मध्य वर्ग के आत्मीय संबंधों को चित्रित करने वाली रोचक कहानी है। यानी कि आत्मीय, जो आत्मा से दिल के रिश्तों, यानी कि रिश्तों को निभाते हैं दिल से। ठीक है। नवल किशोर अपने मित्र को रेल यात्रा में छकाता रहता है। जो नवल किशोर है, अपने दोस्त को क्या करता है? बंशीधर को पूरी यात्रा में छकाता रहता है। यह एक चुहल बोध की कहानी है। मध्य वर्ग की आर्थिक अभाव के संकेत भी इसमें मार्मिक है ना। विशेष तथ्य देखते हैं। नवल किशोर द्वारा अपने मित्र बंशीधर से रेल में किए गए मजाक की ये सरस कहानी है। और इसमें काशी और बनारस के, काशी बनारस एक ही बात है, दो उनके लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। काशी या बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण किया गया है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण किया गया है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण है। दोनों में गहरी मित्रता है, वंशीधर और नवल किशोर में गहरी मित्रताएं। उनके निकट ही एक जगह पर एक भले घर की स्त्री विराजमान है। ठीक है। उनके निकट ही जब वो रेल में बैठे हुए होते हैं, तो उनके पास में ही एक भले घर की स्त्री है जो कि विराजमान है। स्त्री के पति का लापता होना और स्त्री का रुदन करना। ठीक है। स्त्री का जो पति है वो लापता हो जाता है और स्त्री क्या करती है? रोती पीटती है। गाड़ी में हाय तौबा मच जाती है। स्त्री पुरुषों की तरह तरह की बातचीत होने लगती है। पिछली सीट पर एक स्त्री का छींट की दुलाई ओढ़कर बैठना। ठीक है। पिछली सीट पर एक स्त्री का छींट की दुलाई ओढ़ करके बैठना। छींट की दुलाई, दुलाई का मतलब है जो चुन्नी होती है ऊपर, जो दुशाला है, जो कंबल हम ओढ़ते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ओढ़ने वाली, ठीक है। दुलाई का मतलब ओढ़ने वाला जो वस्त्र होता है। तो दुलाई ओढ़ करके बैठना। पिछली सीट पर एक स्त्री आती है और छींट की दुलाई ओढ़कर बैठ जाती है। ठीक है। देखते हैं आगे। और बीच बीच में घूंघट से एक आंख निकालकर बंशीधर को ताकती रहती है। बीच बीच में क्या करती है? घूंघट से। ये कौन था? ये नवल किशोर था। ठीक है। ये कौन था? नवल किशोर था। और एक आंख से बंशीधर को देखता रहता है।
वंशीधर को स्त्री का आचरण उचित नहीं लगता। वंशीधर को उस स्त्री का आचरण उचित नहीं लगता, क्योंकि वो देखता है ना कि वो अपना जो घूंघट उड़ा हुआ है और उसमें से बंशीधर को बार-बार ताक रही है एक आँख से, तो उसे तो ये लगता है ना कि वो स्त्री है ना? उसे ऐसा लगता है कि ये स्त्री है और उसे उसका आचरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वंशीधर का अकेली स्त्री को आश्वस्त करना, जो अकेली स्त्री है यानी कि जिसका पति लापता हो गया है, उसको आश्वस्त देता है। वंशीधर का जानकी देई और भद्र महिला को एक साथ बुढ़िया की निगरानी में छोड़ना और स्टेशन मास्टर के पास जाना। ठीक है? जो वंशीधर है, वो जानकी देई यानी कि पत्नी और भद्र महिला को एक साथ बुढ़िया की निगरानी में छोड़ देता है। ठीक है? और स्टेशन मास्टर के पास शिकायत करने के लिए जाता है। लौटने पर तीनों स्त्रियों का गायब हो जाना और धुलाई वाली को आते देखना। जब वो वापस लौट के आता है कि तीनों ही स्त्रियां नहीं मिलती, जो भद्र महिला थी, जो जानकी देई थी, है ना, और जो बुढ़िया थी जिनकी देख रेख में वो उनको छोड़ के गया था, है ना, वो भी गायब मिलती हैं तीनों की तीनों। और सामने से जो धुलाई वाली स्त्री थी जो बार बार उसे ताक रही थी, वो आती हुई मिलती है। ठीक है? धुलाई वाली पर स्त्रियों को गायब करने का संदेह कौन करता है? वंशीधर करता है। दुलाई से मुंह खोलकर मित्र नवल किशोर का खिलखिलाना। फिर वो दुलाई हटा देता है और खिलखिलाता है। कौन है वो? नवल किशोर है। ठीक है? तो ये कहानी इसमें दिखाई गई है। दुलाई का अर्थ, दुलाई का अर्थ देख लेते हैं। दुलाई का अर्थ एक प्रकार का चादर, चुनरी जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है? दुलाई क्या है? एक प्रकार का चादर या चुनरी जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और आगे, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। ठीक है? ये कथन है जो कि इसमें एक पंक्ति है जो पूछी जा सकती है। बाकी इसमें दुलाई का अर्थ भी एक बार पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है? तो ये छोटी सी हमारी कहानी है और इसको हम खत्म करेंगे। आगे की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? अगर आपको ये बैच चाहिए तो केवल और केवल 999 आप लिंक पर पे करके इससे जोड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस हैं जो आपको इसमें अब फटाफट से करवाई जानी है। ठीक है? जल्दी से जल्दी हम इस सिलेबस को खत्म करेंगे। उपन्यास हम कर चुके हैं, कहानियां मैं 2-3 दिन में ही कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है? सब कुछ पीडीएफ कंप्लीट है और ये पीडीएफ भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 179 रुपए में ई बुक के रूप में उपलब्ध है ऐप पर। ठीक है? वहां से जाकर के आप इसको भी ले सकते हैं। केवल अगर यूनिट 6 से 10 तक ही उपलब्ध है। ठीक है? इसको आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी आप कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।